नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है। हम आज कांतरा के हॉरर स्टोरी की कहानी में और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमने जहाँ छोड़ा था, विक्रम गायब हो चुका था और कांतरा का जंगल वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लगने लगा था पूरे गांव को। बिल्कुल, विक्रम का गायब होना एक शुरुआत थी, है ना? गांव वाले सच में डर गए थे। रातें भारी हो गई थी। हाँ, वो जंगल जो पहले बस रहस्यमयी था, अब वो खतरनाक महसूस होने लगा था। वो ढोल की आवाजें, वो लाल आंखें, सब जैसे पास आ रहा था। एक डर का माहौल बन गया था पूरे गांव में। सही कहा, एक सामूहिक डर। और इसी माहौल से, इसी अंधेरे से एक किरदार सामने आता है, विक्रम का छोटा भाई राघव। राघव, हाँ, वो फैसला करता है कि वो अपने भाई को ढूंढेगा। उसी जंगल में जाएगा जहाँ कोई हिम्मत नहीं करता। और आज हम राघव के इसी सफर पर बात करेंगे। उसके इरादे, उसके अनुभव और कांतरा का वो राज जो शायद जान लेकर ही सामने आता है। तो चलिए कहानी के इस अगले हिस्से को परत दर परत खोलते हैं। अगला शिकार। हाँ, उसका मकसद सिर्फ विक्रम को ढूंढना नहीं लगता, वो शायद सच जानना चाहता है। वो सच जिससे गांव इस डर से आजाद हो सके। तो ये एक पर्सनल खोज से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल, ये उस अनदेखी ताकत के खिलाफ एक जंग की शुरुआत लगती है। और उसका तरीका भी देखिए। पूर्णिमा की रात और अकेले जंगल में जाना, ये हिम्मत है या कुछ और? पूर्णिमा की रात का चुनाव कई कहानियों में ये अलौकिक घटनाओं का पीक टाइम माना जाता है। शायद ये उसके पक्के इरादे को दिखाता है, या शायद ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा है। अकेले जाना। हाँ, ये उसका संकल्प तो दिखाता है, पर जोखिम भी कई गुना बढ़ा देता है। वो या तो बहुत साहसी है या फिर अनजाने में किसी बड़े खेल का हिस्सा बन रहा है। तो राघव निकल पड़ता है, हाथ में बस एक लालटेन, कांपती हुई लौ, और वो जंगल जहाँ हर परछाई दुश्मन लगती है। वर्णन ऐसा है कि जंगल में घुसते ही हवा भारी हो जाती है। हाँ, और उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, धीमी, लगातार, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसे लगता है कोई पीछे चल रहा है, देख रहा है। अब ये सच है या डर का वहम, कहना मुश्किल है। ये जंगल, ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं लगते। बिल्कुल नहीं, कई विवरण हैं जहां ऐसी जगहें खुद एक एंटिटी की तरह बर्ताव करती हैं। वो आवाजें, वो पीछा करने का एहसास, ये सब जंगल के अलौकिक प्रभाव को दिखाते हैं। ये राघव के दिमाग पर पहला हमला था शायद। हाँ, उसके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश। और तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसके डर को सच बना देता है। क्या? झाड़ियों में विक्रम की चप्पल, खून से सनी हुई। ओह, ये बहुत बुरा संकेत है। हाँ, अगर उसके मन में कोई उम्मीद बची भी होगी कि विक्रम ठीक होगा, वो उम्मीद वहीं खत्म हो गई होगी। बिल्कुल, खून से सनी चप्पल बताती है कि जो भी हुआ वो हिंसक था। अब ये सिर्फ भाई की तलाश नहीं रही, अब ये एक भयानक सच का सामना करने जैसा हो गया। डर अब असली था, सामने था। और यहाँ से राघव की हिम्मत की असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन वो रुका नहीं। दिल भारी था, डर बढ़ रहा था, पर वो आगे बढ़ा। और फिर उसे वही पुराना देवालय दिखा, वो श्राइन, वही जगह जो कहानी के केंद्र में लगती है, शायद बुराई का सोर्स। पर इस बार माहौल पहले से ज्यादा भयानक था, बहुत ज्यादा। हाँ, इस बार कोई पहेली नहीं थी, इस बार एक सीधी चेतावनी थी। और वो चेतावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दिवाले के ठीक सामने मिट्टी पर लाल रंग से लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, जो अंदर आएगा वो लौट कर नहीं जाएगा। बाप रे, ये तो सीधी धमकी है, मौत का पैगाम। हाँ, ये कोई इशारा नहीं, ये तो खुला ऐलान था। ये मनोवैज्ञानिक हमला है, सीधे राघव के इरादे पर। अंदर जो भी ताकत है वो अब छिप नहीं रही, वो अपनी मौजूदगी जता रही है। शायद वो इंतजार कर रही थी किसी के आने का। हो सकता है ये खुली चुनौती या तो बेहद आत्मविश्वास दिखाती है या फिर भयानक क्रूरता। ये राघव को परख रही थी। कोई भी डर जाता है ऐसी चेतावनी देखकर, पीछे हट जाता। पर राघव, उसने शायद ठान लिया था, सच जानना है चाहे जो हो। हाँ, वो एक गहरी सांस लेता है और चेतावनी को अनदेखा करके देवालय के अंदर चला जाता है। अंधेरे में? हाँ, बिल्कुल अंधेरे में। और अंदर जाते ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, जानी पहचानी, कमजोर सी। विक्रम की आवाज? हाँ, विक्रम की आवाज कह रही थी, मुझे बचा लो भाई, मैं यहाँ हूँ। उफ, ये बहुत मुश्किल लम्हा है। एक तरफ उम्मीद कि शायद विक्रम जिंदा है, हाँ, जिसके लिए वो यहाँ तक आया, लेकिन दूसरी तरफ ये एक जाल भी तो हो सकता है। क्लासिक जाल। बिल्कुल, डरावनी कहानियों में ऐसा ही होता है अक्सर। और ऐसी हालत में इंसान सोचता कहाँ है, वो तो बस
वो आवाज की तरफ बढ़ जाता है। राघव भी वही करता है, वो खतरा भूल जाता है, चेतावनी भूल जाता है। अंधेरे में टटोलता हुआ, भाई का नाम पुकारता हुआ। उसे लगता है वो बस पहुंचने ही वाला है विक्रम तक। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है जहाँ से आवाज आ रही थी, क्या होता है? अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है। क्या मतलब, कैसे? जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जमीन चीर दी हो। ये कोई आम गड्ढा नहीं था, ये अलौकिक था। धरती जैसे खुल गई हो। और राघव? राघव नीचे गिरने लगता है, संतुलन खोकर। हे भगवान! और उस अंधेरी खाई से धीरे धीरे एक आकृति ऊपर आती है। कौन? वही? हाँ, वही, आधा इंसान आधा राक्षस, जिसकी दहशत पूरे गांव में थी। और वो कैसा दिखता था? विवरण क्या है? आंखें वो कोयले जैसी नहीं थी, वो जलते हुए अंगारों जैसी दहक रही थी। और उसके गले में घंटियां बंधी थी। उनकी आवाज कान फाड़ देने वाली थी। ओह, उसकी मौजूदगी ही डरावनी थी। हाँ, जैसे हवा में जहर घुल गया हो। ये डर का पीक है। राक्षस का जमीन फाड़ कर निकलना, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये शुद्ध अलौकिक आतंक है। वो जलती आंखें, वो घंटियों की आवाज, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये शिकार को पंगु बना देने के लिए था। ये दिखाता है कि वो शक्ति कितनी क्रूर और ताकतवर है, जो असल दुनिया को भी मोड़ सकती है। और फिर वो प्राणी, राक्षस, राघव की तरफ देखता है। उसकी मुस्कान में सिर्फ क्रूरता थी और वो कहता है। क्या कहता है? कहता है, अब तेरी बारी है। उफ, अब तेरी बारी है। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये ऐलान है। ऐलान की विक्रम के साथ जो हुआ वो सिलसिला जारी रहेगा और राघव अगला है। ये उसकी किस्मत का मजाक उड़ाने जैसा है। और फिर वो राक्षस वो राज खोलता है जिसके लिए राघव आया था, पर इस तरह से कि सच जानने की इच्छा ही मर जाए। क्या बताता है वो? वो कहता है, विक्रम की आत्मा तो मैंने ले ली, अब तू भी यहीं सड़ेगा। आत्मा ले ली? ये तो मौत से भी बदतर है। हाँ, ये सिर्फ मौत की खबर नहीं थी, ये आत्मा पर कब्जे का ऐलान था। और राघव के लिए भी वही अंत। ये मनोवैज्ञानिक टॉर्चर है। राघव को तोड़ने की कोशिश। ये बताना कि विक्रम सिर्फ मरा नहीं, उसकी आत्मा भी भ्रष्ट हो गई, उस पर कब्जा हो गया है। ये राघव की हिम्मत को, उसकी उम्मीद को कुचलने जैसा था। ये राक्षस सिर्फ कातिल नहीं है, वो आत्माओं को दूषित करने वाली, निगल जाने वाली बुराई है। ये कांतरा के जंगल को और भी भयानक बना देता है। राघव ये सुनकर टूट जाता है। वो चीखता है, गुस्से, डर, बेबसी की चीख। और तभी उसी पल उसे अंधेरे में एक और हिलती हुई आकृति दिखती है। कौन? विक्रम। विक्रम? लेकिन कैसे? पर ये वो विक्रम नहीं था जिसे राघव जानता था, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या हुआ था उसे? उसका शरीर खून से लथपथ था और आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उनमें कोई पहचान नहीं थी, वो इंसान की आंखें नहीं थी। हे भगवान, काली आंखें! हाँ, और जब वो आकृति, जो कभी विक्रम था, अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाती है, तो उसकी वो आवाज भी बदल चुकी थी। कैसी हो गई थी आवाज? वो किसी इंसान की पुकार नहीं थी, वो किसी गहरे कुएं से आती हुई किसी दैत्य या पिशाच जैसी खुरदरी भयानक आवाज थी। विक्रम का ये बदला हुआ रूप, ये डर का एक बिल्कुल नया लेवल है। हाँ, ये सिर्फ मौत का डर नहीं है, ये अपने ही किसी अपने का इतना बदल जाना, इतना भयानक बन जाने का डर है। वो हाथ जो राघव की तरफ बढ़ रहा है, वो मदद के लिए है या राघव को भी अपनी तरह बनाने के लिए, उसी अंधेरे में खींचने के लिए, पता नहीं। ये अनिश्चितता, ये डर को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। और कहानी यही रुक जाती है, ठीक इसी मोड़ पर। राक्षस का दावा, विक्रम का वो भयानक रूप, उसका बढ़ा हुआ हाथ और राघव हवा में लटका हुआ। एक क्लिफ हैंगर, श्रोता को एकदम तनाव में छोड़ दिया। हाँ, बहुत प्रभावी तकनीक है ये। और अगर विश्लेषण करें तो इस हिस्से का सबसे जरूरी पहलू विक्रम का बदलना है। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन। ये दिखाता है कि कांतारा की शक्ति सिर्फ मारती नहीं है, वो आत्मा को भी दूषित कर सकती है, उसे अपने वश में कर सकती है। ये मौत से भी बुरा है। बिल्कुल। तो राघव अब कहाँ फंसा है? एक तरफ वो राक्षस, दूसरी तरफ ये बदलावा विक्रम। हाँ, वो दो पार्टों के बीच है। अब लड़ाई सिर्फ राघव बनाम राक्षस नहीं है, ये अब राघव बनाम राक्षस और राघव बनाम वो चीज जो कभी उसका भाई था हो गई है। ये बहुत जटिल, भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाली और भयानक स्थिति है। उसे बाहरी दुश्मन से भी लड़ना है और शायद अपने ही भाई के अवशेष से भी। तो इस दूसरे भाग से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? क्या सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी?
कई चीजें हैं। एक तो साहस की परीक्षा, राघव डर के बावजूद आगे बढ़ता है। इंसान अपनों के लिए या सच के लिए किस हद तक जा सकता है। दूसरा, वो पारिवारिक बंधन बनाम अलौकिक बुराई। क्या खून का रिश्ता उस ताकत से मजबूत है जो आत्माओं को बदल देती है? ये बड़ा सवाल है। तीसरा, सच जानने की कीमत। राघव को सच मिला, पर क्या वो इसे झेल पाएगा? और सबसे खास, कांतरा का असली चेहरा। कि वो सिर्फ एक जंगल नहीं है। हाँ, वो एक शक्ति है जो जीवन लेती है और आत्मा को भी बिगाड़ देती है। प्रकृति का वो अंधेरा जिससे इंसान हमेशा डरा है। वाकई। और कहानी जहाँ रुकी है वो एक सवाल छोड़ जाती है सबके लिए। हाँ, कि आगे क्या होगा? क्या राघव बचा पाएगा अपने भाई को? क्या उस बदले हुए रूप में कुछ बचाने लायक है भी? या वो खुद अगला शिकार बनेगा जैसा राक्षस ने कहा? क्या राघव का अंत भी विक्रम जैसा होगा? या वो इस चक्र को तोड़ेगा? और एक और बात, इस कहानी में कौन सा डर सबसे ज्यादा असरदार लगता है? अनदेखे का डर, जंगल की वो आवाजें, वो साए, या फिर ज्ञात का बदल जाना, जैसे विक्रम का हुआ, अपने ही भाई का दुश्मन बन जाना? या फिर अपनी किस्मत का पहले से पता चल जाना कि तुम यहीं सड़ोगे? क्या ज्यादा डराता है? ये सब डर के मूल रूप है। कहानी बड़ी खूबी से इन सबको मिलाती है। अनदेखे का डर हमें खींचता है, ज्ञात का बदलना हमें तोड़ता है, और किस्मत का सामना हमें बेबस करता है। ये सवाल कहानी को और गहरा बनाते हैं। तो इन्हीं सवालों और विचारों के साथ हम कांतरा हॉरर स्टोरी के इस भाग के विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नया विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।